हो जाएंगे, और उन सपनों को मरते हुए देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए दिनेश जी। जी, बहुत अच्छी बात की, बहुत सुंदर बिंदु उठाया। इस बीच हमारे साथ अनिल शर्मा जी जयपुर से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनिल शर्मा जी थोड़े समय के लिए जुड़े हैं, तो मैं उनको पहले आमंत्रित करूंगा। ये काफी टाइम तक इकोनॉमिक फील्ड के साथ जुड़े रहे हैं, हालांकि अब ये राजनीति के साथ ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की काफी इनको एक सूक्ष्म पकड़ है इनकी। अनिल शर्मा जी, हालात ऐसे कि भारत को अनाज आयात करने की जरूरत पड़ गई। यही मोदी आज से 1-1.5 साल पहले कहते हैं कि हम तो इतना अनाज पैदा करते हैं पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। आज हमारे अपने खाने के लाले पड़ गए हैं। यानी कि 27 मिलियन टन आपको चाहिए 5 किलो फ्री देने के लिए, और मार्केट के लिए आपके पास 30 मिलियन टन है जो एफसीआई कहता है, और मेरे सूत्र बताते हैं 30 मिलियन टन है ही नहीं, ये तो 20 से भी कम है। उसमें आधा चूहा खा चुका है सर, आंकड़े हैं सिर्फ। और जब हमने ये कहा था कि आपने कहा था कि 112 मिलियन टन गेहूं पैदा होगा, हमने तब भी कहा था कि 95 से 98 मिलियन टन है, मौसम खराब हो गया है, गर्म हो गया है, दाना नहीं पड़ा है, तो ये कम से कम 15% का ड्रॉप है उसके अंदर। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, अल्टीमेटली फेक फिगर्स दिए गए। और अब जब सरकार को काटो तो खून नहीं, तो हालात ये पैदा हो गए कि सरकार कहती 27 मिलियन टन तो बांटने को चाहिए अप्रैल तक, और मेरे पास 30 मिलियन टन है, लेकिन 30 मिलियन टन सिर्फ पेपर पे है। तो 9 मिलियन टन इस महीने रशिया से आ रहा है सर, वीट। सर हालात ये है कि अब यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने आज एक क्या कहते हैं कि एक ह्यूमन अपील किया इंडिया से, 2 लाख टन राइस अभी दो गरीबों के लिए, भूखे मर रहे हैं लोग। और भारत सरकार पता क्या कर रही है, ये राइस एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन जो दुनिया में भूखे हैं उनको नहीं देगी, और एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया, जबकि पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 40% हम करते थे। आज हमारी हालत यह कि हमारे पास खाने को चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। ये परिस्थितियां पिछले 30-40 साल में कभी नहीं आई थी कि भारत के पास अनाज की कमी हो गई हो। शायद इससे बड़ा फेलियर मोदी सरकार का कोई नहीं हो सकता। ही हैज डन ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। अनिल शर्मा जी, आपने दिनेश जी वैसे भी बहुत ढंग से समझा दिया थी, तो मेरी भी नॉलेज देती, सही बताऊं, जो आप इतना सारा आपने डिटेल दी थी। सही बात क्या है, आप अगर आप इसकी पूरी इकोनॉमी देखें, लोगों को नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता सर। आप बताऊं, एक बात तो ये बिल्कुल सही है जो प्रकाश जी मैं सुन रहा था, ये सरकार डेटा तो कभी देती नहीं है। जो डेटा देती है वो जो इनके फायदे का होता है, डेटा रिलीज होता है, बाकी डेटा कहाँ है इकोनॉमिक, आप कैसे कंपेयर करो किसी चीज से। दूसरी बात यह है, आप जब उसकी बात करते हैं, अगर डेटा पे एक बार मैं आ भी जाऊं, तो करीब करीब कितना कर्ज है कंट्री के ऊपर, शायद अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 155 लाख करोड़ के आसपास है आज की तारीख में, जो 2014 हो गया है, 173 लाख हो गया, 173 हो गया सर। और शायद 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तब 55 लाख करोड़ था, अगर मेरे फिगर अभी सही हो तो। आपने एग्रीकल्चर की बात करी, प्रकाश जी भी बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया था जो हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा था। अभी तक आपको बताऊं, उसकी ग्रोथ से हमारी ग्रोथ थी। आज इन्फ्लेशन आया, प्रकाश जी ने भी कहा, स्पेशली 7.5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट आ गया। जो कॉमन आदमी है उसको इस डेटा से कोई लेना देना नहीं, आप थर्ड बन रहे हो, फिफ्थ बन रहे हो, इकोनॉमी कौन सी आपकी, उसको इससे मतलब है कि मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मेरे लिए तेल सस्ता हुआ, क्या मेरे लिए सब्जियां सस्ती हुई। आज की तारीख में आपकी ना तो सब्जी सस्ती है ना तेल सस्ता है। और आप देखिए सबसे ज्यादा जो राइज हुआ है, जो इन्फ्लेशन में आया है, वो वेजिटेबल्स में है। उसके लिए भी इन्होंने एक तोड़ निकाला, उसमें कहा कि ये मॉनसून के आसपास ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा जो चिंता है वो ये है, आपने जो पॉइंट उठाया तो बिल्कुल वाजिब है, कि जो कंट्री कभी एक्सपोर्ट करती थी, एक मिनट लूंगा, वो कंट्री अब इस हालत में आ गई। आपको याद हो, कई साल पहले, हम तो शायद आई वाज नॉट इवन बॉर्न, जब PL 480 चलता था, हम यूएसए से सेकंड ग्रेड का वो वीट को खरीदते थे, अगर आप याद हो तो। हम क्या उसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम PL 480 की तरफ बढ़ रहे हैं? हमारी हालत ऐसी क्यों हुई? क्यों हमने किसानों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, किसान 3 कानून आए, आपने उनको वापस लिया, उसको वापस लेने के बाद MSP पर बात हुई। क्या MSP अभी इंप्लीमेंट हुई जो किसान चाहता था? अगर हो जाती तो क्या किसान को फायदा नहीं होता? ये सारी क्या है सर, जो पहले ये सरकार बोला करती थी, मनमोहन सरकार के टाइम में, पॉलिसी पैरालिसिस।
मैं इसको इकोनॉमी पैरालिसिस मान रहा हूं आज की तारीख में। आप हालत देखिए, किसी भी डेटा को उठा के देख लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। अगर सीएमआई की आप स्टडी को पढ़ते हैं तो सरकार कहती है नहीं नहीं सीएमआई गलत है। डेटा कहां से ले आदमी और कैसे कंपेयर करे, ये एक इकोनॉमिक्स को तो पढ़ना ही पड़ता है इन चीजों को, बेसिक चीजें हैं ये। आप बताइए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हाई है, और रूरल में और अर्बन में दोनों में करीब 7.5 के आसपास चल रही है। कितनी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना मेजर इन्फ्लेशन है। प्रकाश जी ने बड़े ढंग से समझाया हर चीज को। और मैं आपको फिर बोलूंगा, ये जो एग्रीकल्चर की आपने इंपोर्ट ऑफ व्हीट की बात करी और एक्सपोर्ट्स की बात करी, आप मुझे वैसे भी ओवरऑल बताइए कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों डाउन नहीं हो रहे? वो दोनों डाउन हो रहे हैं। क्या इसका असर इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा? क्या हम सब आंखें मूंद के बैठ जाएं? क्या सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठाए? एक चीज और मैं दिनेश जी बोलना चाहता हूं, क्या हमारे यहाँ असेट क्रिएशन के लिए सरकार खुद कुछ कर रही है? आप जॉब्स दे सकते हैं असेट क्रिएशन, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बढ़ाते क्यों नहीं है? इसीलिए मुझे याद आता है, आपको याद होगा पहले महाराष्ट्र चुनाव से पहले शायद कुछ टाइम पहले राहुल एक नया स्कीम की बात कर रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा 6,000 रुपए की कोई बात, अगर मुझे सही याद है तो वो आ रहा था। ऐसी स्कीम्स की अब अभी इंडिया में जरूरत है। और इसीलिए मैं एक चीज आपको पॉइंट आउट करना पाऊंगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट एक स्कीम लाई, अर्बन नरेगा। नरेगा रूरल एरियाज में होता है, जिसमें आप राइट टू मिनिमम इनकम, आप एक पॉइंट लेके आए हो कि 125 दिन का रोजगार आपको मिलेगा और उसका पैसा आपको मिलेगा। वो पैसा जब मार्केट में घूमेगा तो क्या इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी? हमारी वैसे भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आप देखें तो ड्रिवन बाय कंजम्पशन है। जब आप कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होती है तो लोगों के हाथ में पैसा होता है, तभी तो कंजम्पशन होगा। सर्विस सेक्टर, प्रकाश जी की बात से बिल्कुल मानता हूं, दूसरा बड़ा सर्विस सेक्टर है। पर मेरा मानना ये कि इकोनॉमी में जो पैरालिसिस है आज की तारीख में, मुझे ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा है इकोनॉमी की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी है जिसमें आप टिके हो। आप एक गरीब आदमी को जाके बोलोगे हम 5th पे आ गए, हम 3rd पे आ रहे हैं, उसको क्या लेने देना? उसको ये देखना मेरे को टमाटर क्या भाव मिलता है। एक वीडियो बना, कितना वायरल हुआ आजादपुर मंडी का, कितने लोगों ने उसको देखा। वो 40 सेकंड आदमी चुप रहता है, लोगों ने उसको नोटिस करा। क्या वो इकोनॉमिक्स नहीं है? उसका 40 सेकंड चुप रहना, क्या वो इकोनॉमिक्स नहीं है? वो आपको ये दर्शाता है कि एक जो नीचे तबके पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास ना पैसा है ना रोजगार है। आपको ये चीजें दोनों तो सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बोल चुका, दोनों डिक्लाइन पे है। अब आप ये जाके अगर किसी एक कॉमन आदमी को बोलेंगे तो बोला मुझे क्या लेना देना, डिक्लाइन पे नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है? ये चीज दिनेश जी मैं आगे लाना चाहता था। और मेन पॉइंट मेरा ये था, सरकार को अभी भी कुछ ऐसे कदम उठानी चाहिए। तो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, करीब करीब अपना जो डेट है दैट इज 84% पब्लिक डेट ऑफ जीडीपी, विच इज 89%। अगर उसमें दूसरा, उसमें अगर ऑफ बजट एक्सरसाइज लगा दें जो स्टेट्स की, जो काउंट नहीं की जाती, टोटल 95% है। मैं आपको बताऊं, मतलब अबव 90 मान लेते हैं, अबव 90% के करीब है। क्या ये मेजर कंसर्न नहीं है? क्या सरकार इसको डील करने के लिए कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है? कुछ पता नहीं लगता। मुझे एफएम का स्टेटमेंट याद आता है फाइनेंस मिनिस्टर की, प्याज के दाम बढ़ गए, मैं तो प्याज खाती नहीं। कल बोलेंगी मैं टमाटर खाती नहीं, तो मेरे को क्या लेना रेट से? जब आपको ऐसे जवाब मिलते हैं, किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप ले आइए, वो क्या सोचेगा और क्या बोलेगा और क्या खाएगा और क्या पढ़ाएगा जी। इंडियन इकोनॉमी का माइक्रो मैक्रो लेवल पे मैं मानता हूं अभी मैनेजमेंट, इवन ऑन मैक्रो लेवल, माइक्रो तो बहुत नीचे चले गए, अभी भी ढंग से नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूं हरि भाई आपके पास।